जो डिग्री है वो उसकी क्या वैल्यूएशन बन गई आपके पास में कि हाँ भाई इस बंदे ने सच में कुछ ना कुछ काम किया है, मतलब ये बंदा अपनी ज़िंदगी में कुछ फोड़ सकता है। तो ये वो वजह बनती है कि जितने भी मर्चेंट बैंकिंग के लिए जो कंपनीज होती हैं उनकी जो पहली प्रायोरिटी होती है, हाईएस्ट मोस्ट प्रायोरिटी जो होती है वो होती है कि यार बंदा ना किसी एक बड़ी कंपनी से, एक बड़े एमबीए हाउस से, मतलब किसी बड़ी एक एमबीए कॉलेज से एमबीए कर कर आया हो, जिससे कि उसने बहुत सारा वक्त आपके पास में केस स्टडीज वगैरह में, बिजनेस समझने में, बिजनेस मॉडल समझने में लगा दिया हो। सबसे पहला काम तो ये होता है। अब दूसरा काम क्या होता है आपके पास में, उसको फाइनेंस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तीसरी चीज़ उसको लॉ की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि यार जो सेबी है, अब सेबी जो आपका मतलब कभी अगर सेबी यार ऐसी तो किसी चीज़ को आईपीओ को लिस्ट होने देगा कि कोई भी बंदा आएगा जाकर आईपीओ को लिस्ट करा देगा। मतलब ये इतना मुश्किल काम भी नहीं है और इतना आसान काम भी नहीं है। मुश्किल काम क्यों नहीं है? क्योंकि सेबी तो खुद ये चाहता है और एक्सचेंजेस खुद ये चाहते हैं कि यार इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर अपना पैसा बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्ट करके चलें और बिजनेसेस को पैसा उठाने के लिए एक रूट मिले एक्सचेंजेस का, जिससे कि यहाँ पर कोई फ्रॉड ना हो सकता हो। अब फ्रॉड क्यों नहीं हो सकता? यार देखो, इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्ट करना है किसी आईपीओ के जरिए किसी लिस्टिंग कंपनी के अंदर, तो जब वो लिस्टिंग कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेगा तो लिस्टिंग कंपनी को हमेशा मेंशन करना पड़ता है कि ये जो पैसा वो मार्केट से उठाकर चल रही है, ये जो पैसा वो इन्वेस्टर का लेके चल रही है, इस पैसे को उन्होंने इन्वेस्ट करना कहाँ पर है, इस पैसे का वो क्या करेंगे, इस पैसे के जरिए वो क्या स्टेक बेचकर चल रहे हैं, कि इसके बाद इन्वेस्टर की क्या भागीदारी रह जाएगी, पीछे कंपनी के क्या फंडामेंटल्स हैं, कंपनी की क्या वैल्यूएशन है, क्या कंपनी लगातार 3 साल प्रॉफिट में रही है और क्या आने वाले वक्त में कंपनी प्रॉफिट में रह सकती है। अब अगर वो प्रॉफिट में रही भी है, आने वाले वक्त में प्रॉफिट में भी रह सकती है, और यहाँ पर आकर वो एक अपने बिजनेस मॉडल के जरिए अपनी एक भागीदारी बेच रही है, तो उस कंडीशन में उस किस रेट पर उसको बेचना चाहिए, उसकी एग्जैक्ट वैल्यूएशन क्या बन के निकल कर आती है और किस जगह पर उसके शेयर को लिस्ट होना चाहिए, ये सब कुछ एज पर बुक बिल्डिंग प्रोसेस, और ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ना। तो जो बुक एज पर बुक बिल्डिंग प्रोसेस सभी इसको देख रहा होता है, समझ रहा होता है, और फिर उसके बाद अपनी एक ना अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करके चलते हैं कि हाँ ठीक है, इस पर्टिकुलर प्राइस पर इस कंपनी के आईपीओ को लिस्ट किया जा सकता है। और जब उस कंपनी के आईपीओ को शेयर प्राइस पे लिस्ट किया जाना है, अब कंपनी ये डिसाइड करती है क्या मेरे को ना इसकी ब्रांड विड्थ पता चल गई, इसकी प्राइस की लिस्ट पता चल गई कि मान लो ये 800 रुपये, तो मैं इसे 800 रुपये से नीचे तो बेच सकता हूँ, 800 से महंगा नहीं बेच सकता। अब ऐसी भी कंडीशन निकल कर आती हैं कि जहाँ पर आपके पास में इस आईपीओ के अंदर सब्सक्रिप्शन ही ना है। ऐसी भी कंडीशन निकल कर आती है जहाँ पर इस आईपीओ के अंदर एक ओवर सब्सक्रिप्शन निकल कर आ जाए, मतलब कि लोग 4 की जगह वो 8 की निबिट कर रहे थे और आपके पास में एक्सपेक्ट जो मार्केट में जो उनके पास में शेयर अवेलेबल है वो कुल 4 है, एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों को कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो देखो यहाँ पर ना एक चीज़ समझ जाता हूँ मैं आपको, बड़ा मैं इसको भी केस स्टडी से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब देखो, क्योंकि जब हम लोग जामिया से मतलब अपना सब कुछ जब एमबीए कर रहे थे तो वहाँ पर ना एक ही चीज़ समझाएगी, और देखो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में जामिया आती है, तो यहाँ पर ना एक चीज़ को समझाते थे कि हमारे से कहते थे कि यार देखो, किसी और ने ना किस काम, ऐसा तो कोई नया काम नहीं कर रहे हो, कोई और तुम्हारे ऐसे इस काम को लेकर कहीं ना कहीं तक पहुँच चुका है, वो जहाँ तक पहुँच चुका है वहाँ तक का उससे सीख लो और उसके आगे का खुद कोशिश कर लो, तो तुम्हारा बहुत सारा समय बच जाएगा। तो ये केस स्टडीज ना यहाँ पर हमारी हेल्प करती है। अब देखिए, एक केस स्टडी निकल कर आती है कि कुछ समय पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, एनएसई के अंदर एक कंपनी आती है जिस कंपनी के बारे में किसी ने नहीं सुना था, मतलब उस कंपनी के बारे में कोई भी नहीं जानता था। वो कंपनी आती है और आकर आपके पास में अपने आईपीओ को लिस्ट कराने के लिए डालती है, और उस जगह पर उस कंपनी के अंदर कोई इन्वेस्ट करने को राजी नहीं था, क्योंकि उसके बिजनेस को कोई नहीं जानता था और ये भी नहीं पता था कि ये बिजनेस आने वाले वक्त में इंडिया के अंदर चल भी पाएगा नहीं चल पाएगा। बट जो कंपनी का जो लीड मैनेजर था, कंपनी का जो मर्चेंट बैंकर था, जो इन्वेस्टमेंट बैंकर था, वो पहले से ही कंपनी को ये बात समझा चुका था कि तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे इस आईपीओ को पूरा सब्सक्राइब करा दूंगा। और उसके लिए उसने अंडर राइटर का इंतजाम कर रखा था। अब अंडर राइटर कुछ ऐसे बंदे होते हैं कि कोई कंपनी आती है और आकर अगर अपनी लिस्टिंग कराने की कोशिश करती है और उस कंडीशन में अगर उसका आईपीओ सब्सक्राइब नहीं हो पाता, तो अंडर राइटर मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ऐसी फर्म्स होती हैं जो उसके उस सब्सक्रिप्शन को ले लेती है, मतलब पूरा उसको वो ले लेती है, जो भी बचा होता है वो सारा खरीद लेती हैं, वो सारे शेयर खरीद लेती हैं। अब उस जगह पर अंडर राइटर ने क्या करा कि चल ठीक है यार कोई बात नहीं, हम ही ले लेते हैं, और उसने क्या करा, उसको ले लिया। आप ये समझो कि वो जो बंदा था, उस बंदे ने अपनी कंपनी के शेयर्स को, मैंने आपसे कहा उसके शेयर्स को कोई नहीं खरीद रहा था, और उस बंदे ने अपनी कंपनी के जो शेयर्स थे, मतलब उसे अपने बिजनेस मॉडल पर कितना यकीन था कि उसने अपने कंपनी इसके शेयर को अपने ड्राइवर को भी दिया, उसने अपने ड्राइवर को भी अपना पार्टनर बनाया, कि उसने अपने जो शेयर्स उसने अपने ड्राइवर को भी दिए
उसने अपने शेयर हर उस बंदे को दिए जो उस कंपनी के अंदर काम कर रहा होगा, उसने सबको ये ऑफर दिया कि ठीक है यार तुम लोग लो, और सबको शेयर बांटा। और आप यकीन मानो और जाकर इस केस स्टडी को जाकर चेक करना, जैसे मैं कंपनी का नाम लूँगा आपके मुँह से अरे वाह निकल जाएगा। मतलब आप ही समझो कि उस कंपनी ने अपने उस हर इन्वेस्टर को जिसने वो शेयर लिए थे करोड़पति बना दिया। कंपनी का नाम है इन्फोसिस। अब आप खुद ये समझो, इन्फोसिस कंपनी ने अपने जो शेयर्स थे जिसको अंडर राइटर ने खरीदा था, जिस बंदे ने खरीदा था ये सोचकर कि यार इस कंपनी को तो कोई जानता भी नहीं है, उस बंदे को अपने बिजनेस मॉडल पर कितना यकीन था और उस लीड मैनेजर ने कितने अच्छे से उसके बिजनेस को स्टडी किया था कि उसने उसको पिच किया उन इन्वेस्टर्स के साथ में कि सर अगर इस आईपीओ को कोई नहीं खरीद रहा तो इसके सारे शेयर आप उठा लो। तो अंडर राइटर ने, कोई अंडर राइटर आया कि ठीक है अगर ये आईपीओ लिस्टिंग में अगर ये आईपीओ फेल हो रहा होता है तो इसको हम पूरा का पूरा एक्वायर कर लेंगे, पूरा का पूरा खरीद लेंगे, क्योंकि इस कंपनी को कोई नहीं जानता। लेकिन आने वाले वक्त में इस कंपनी का मैनेजमेंट ऐसा है कि ये कुछ ना कुछ बड़ा काम कर लेगा, और हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि बाकी सब कुछ जो है वो सारी की सारी चीज़ें क्या है, हिस्ट्री है। तो आप ये समझो कि उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको ग्रिलिंग करनी पड़ेगी अपनी। अब उस ग्रिलिंग को करने के लिए, उस लेवल तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ी चीज़ देखो, हम ये सोच रहे हैं एमबीए कॉलेज, लेकिन उससे पहले एमबीए कॉलेज क्या सोच रहा है कि 2 साल इसने क्या तैयारी करी है, 1 साल इसने तैयारी करी कि इंजीनियरिंग करते समय पर, क्या बीटेक करते समय पर इसने अपने दिमाग का कितना इस्तेमाल करा है। तो मतलब बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ें मर्चेंट बैंकिंग क्या देख रही होती है, वो ये देख रही होती है कि आपने अपनी लाइफ के अंदर, अपने पीछे के करियर में अभी तक क्या फोड़ा है, मतलब क्या आपने अपने हर दिन का बेस्ट यूटिलाइजेशन करा है कि आज आप जाकर किसी बिजनेस के फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट को होने से पहले समझ सको। तो ये सारी चीज़ें क्या मर्चेंट बैंकिंग में। अब देखो इन सारी चीज़ों को जब आप समझोगे तो इसको सीखने का सबसे बढ़िया रास्ता क्या है। आज आप किसी भी जगह पर होगे, इसको सीखने का सबसे बढ़िया रास्ता है कि आप NISM का जो मर्चेंट बैंकिंग का एग्जाम है, उनकी जो NISM की मर्चेंट बैंकिंग की बुक है, आप उसको पढ़ो, उसको समझो, उसे किसी के पास कोर्स के लिए ज्वाइन करो, उनसे वो चीज़ सीखो, उस बुक को समझो कि क्या क्या चीज़ें होती हैं मर्चेंट बैंकिंग की डिटेल। और उनको सीखने के बाद लॉजिक समझने में बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जो आपका कहीं ना कहीं आपके माइंड में आपको क्लिक कर गई, तो आपकी ज़िंदगी के अंदर ये जो सेमिनार है आपकी ज़िंदगी की लाइफ चेंजिंग सेमिनार बनेगी। तो यहाँ पर जब आप NISM की उस बुक को पढ़ोगे ना, उसको रीड करोगे, तब आपको सच में स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, कंपनियां कैसे काम करती हैं, कि किस तरीके से वैल्यूएशन की जाती है, किस तरीके से मतलब बिजनेस के मॉडल को समझाता है, उसका एक आइडिया मिलना शुरू होगा, आप समझ पाओगे। इनके कोर्स की जो वैलिडिटी होती है, इनके एग्जाम की सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है, वो 3 साल की होती है। तो आज अगर हम किसी जगह पर अपना कुछ वक्त लगा रहे हैं और हमने एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लिया, तो हम पे 3 साल तक का समय होगा कि हम बड़े आराम से कुछ ना किसी बड़ी चीज़ को टारगेट कर पाएँ। अब उसके बाद मैं समझाता हूँ, अगली चीज़ समझ के चलिएगा यार, स्टॉक मार्केट के अंदर केवल ये तो टॉप मोस्ट करियर हो गया, इस टॉप मोस्ट करियर से थोड़ा नीचे आओ। या ऐसा तो नहीं है कि केवल आपके पास में लिस्टिंग ही इंपॉर्टेंट है। अब लिस्टिंग के बाद में वो जो शेयर्स हैं उनको इन्वेस्टर कहीं ना कहीं खरीद के और बेच के तो चलेंगे। तो यहाँ पर रिसर्च एनालिस्ट का काम भी आता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का काम भी आता है, जो डिपॉजिटरीज होती हैं उनका काम भी आता है, एक स्टॉक ब्रोकर का काम भी आता है, एक ऑथराइज पार्टनर का काम भी आता है, एक म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर का काम भी आता है, रेगुलेटर्स को समझना है उनका काम भी आता है, उनसे रिलेटेड जो जॉब्स हैं वो भी निकल कर आती हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस में किस तरीके की जॉब्स निकलती हैं वो समझ में आती हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए, उन सारी जगह पर पहुंचने के लिए कहीं से तो हमें शुरुआत करनी पड़ती है। अब इसमें थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर आप आओगे तो अगर एक इक्विटी डेरिवेटिव्स का एक एग्जाम होता है, इक्विटी डेरिवेटिव्स की एक NISM की बुक होती है, अगर आप इस बुक को अच्छे से रीड कर लेते हो, जब आप इस बुक को रीड करते हो, जब आप इस कोर्स को करते हो, इस एग्जाम को देते हो, फिर 3 साल के लिए आपके पास में वैलिडिटी वाला एक सर्टिफिकेट आ जाता है। आप किसी ब्रोकर के पास जाकर अगर आप जॉब करना चाहते हो, आप पे सर्टिफिकेट होना जरूरी है। क्या इस सर्टिफिकेट के भी आप पे ब्रोकर आपको जॉब दे देगा? तो मेरा जवाब है नहीं। अब लॉजिक समझ के चलिएगा, दरअसल है क्या, हम चाहते क्या हैं कि एक बंदे ने MBA करा टॉप नॉच यूनिवर्सिटी से, उसको सब कुछ नॉलेज है, पर उसके बाद भी वो CFA कर रहा है। या देखो किसी बंदे ने CA करा, आप समझिएगा, किसी बंदे ने क्या करा, चार्टेड अकाउंट, मतलब इसने BCom करा, BCom करने के बाद में भी वो CA कर रहा है, या BCom करा और CA करा, तो CA भी क्या आपके इसमें ग्रेजुएशन की डिग्री है। और यहाँ पर अगर आप BCom करो तो वो भी ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो मैं CA और BCom क्यों कर रहा हूँ, पर BCom के साथ वो CA भी कर रहा है। तो दोनों डिग्री एक ही चीज़ की वैल्यूएशन में क्यों कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो एक्सपर्टीज चाहता है। तो ये क्या है आपके पास में, ये जो प्रोग्राम्स हैं ये आपकी नॉलेज को कहीं ना कहीं बढ़ाने के, आपके साथ में ज्ञान को इकट्ठा करने के और उसके एक प्रमाण की तरह आपके साथ में मौजूद रहते हैं कि हाँ ठीक है, आपने एक एग्जाम इस तरीके का दिया हुआ है, आपने इसको स्टडी करा हुआ है। अब इसको आपने किसी यूनिवर्सिटी से जब आपने किसी एक पर्टिकुलर कोर्स को करा तो ठीक है, अब आप उसमें स्पेशलाइज्ड हो, मतलब आप इसके अंदर क्या हो, आप उसमें स्पेशलाइज्ड हो। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बंदा जस्ट 12वीं पास हो,
ऐसा भी हो सकता है कोई बंदा जैसे ग्रेजुएशन कर ही रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई बंदा जॉब करता हो और उसके साथ में धीरे धीरे करके अपने करियर को परस्यू करना चाहता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम निकल के आता है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जाम। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के एग्जाम को मतलब 5A के एग्जाम को, जिसमें 100 में से 50 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप क्लियर कर लेते हो तो क्लियर करने के बाद में आपको म्यूचुअल फंड समझ में आने शुरू हो जाते हैं और आप लोगों को पिच करना स्टार्ट कर देते हो कि यार म्यूचुअल फंड हाउसेस की एग्जैक्टली स्कीम्स क्या है। यहाँ से लोग आपको ना फाइनेंशियल, मतलब आप देखिए एक टॉप पोस्ट करियर को आप टारगेट करके चल रहे हो, लेकिन कहीं से तो आप शुरू कर रहे हो। तो आप या तो ब्रोकर लेवल से शुरू कर रहे हो, सब ब्रोकर लेवल से शुरू कर रहे हो, आपके साथ कल जॉब करते हो, आपके पास में कुछ भी नहीं, लेकिन आप कुछ भी करके कुछ करना चाहते हो। आप ये म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर के कोर्स को करते हो, म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर के एग्जाम को क्रैक करते हो, म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर की तरह एमफी में रजिस्टर्ड हो जाते हो और फिर उसके बाद में आप एक अपना करियर स्टार्ट कर देते हो। आप एक ऐसा एक ऑफिस खोल के बैठ जा सकते हो जिस जगह पर आप ना लोगों को बता के चलोगे कि यार इस समय म्यूचुअल फंड की ये स्कीमें हैं। अब उसके अंदर वो इन्वेस्ट करें ना करें ये उनका डिसीजन है। आपने तो म्यूचुअल फंड की स्कीम समझा कर उनको छोड़ दिया और ये उनको बता दिया कि भाई देखो समझाने में एफर्ट्स मेरे लगे हैं। इन केस अगर तुम इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करके चलोगे तो जो ट्रेलिंग कमीशन है वो तो कंपनी से आना है। तो तुम मेरा नाम इसमें जरूर लगा ऐड करना, मेरा कोड इसके अंदर जरूर ऐड करना। जब भी कभी तुम उसको सब्सक्राइब करोगे, मैं किसी म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर मेरे भाई नहीं हूँ और मेरे को आप ना मतलब मेरा ऐसा कोई कोड भी नहीं जिसको आप इस्तेमाल करोगे जिससे मुझे मेरे फैमिली मेम्बर्स को कोई बेनिफिट मिलता हो। तो लेकिन मैं आपको ये आपके भले के लिए समझा के चल रहा हूँ कि आप अपने बिजनेस को किस तरीके से पिच कर सकते हो। तो आप जिस जगह पर भी हो, लेकिन आपका स्टॉक मार्केट अगर पैशन है तो आप अपना करियर बना सकते हो। ये 3 कोर्सेज मैंने आपको बताए, इन 3 कोर्सेज आप कहीं से भी शुरुआत करोगे, आपका रास्ता वही है। अब देखो रास्ता वही है, हो सकता है आप किस जगह पर खड़े हो, मतलब इसे ऐसा समझ के चलो एक लंबी सी लाइन लगी हुई है, उस लाइन में किसी जगह पर भी आपने एंट्री लेनी है, आपकी एंट्री हो गई। अब उसके बाद ये लाइन तो आगे बढ़ेगी, जब ये लाइन आगे बढ़ेगी तो आप आगे बढ़ोगे और कहीं ना कहीं तो आप आगे पहुंच ही जाओगे। तो देखो ये था मतलब इस कोर्स से रिलेटेड जो भी मैं कंटेंट आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता था, जो मतलब मेरी बेस्ट विशेष है वो मैं आपको दे के चलता हूँ। और इन केस अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, मतलब इन जगह पर इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप उस गूगल फॉर्म को भरो और फिर उसके बाद में आपकी नीड को समझते हुए कि एग्जैक्टली आप इस समय पर कहाँ पर हो, हमारे जो काउंसलर्स हैं वो आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे और आपको समझा कर चलेंगे कि एग्जैक्टली आप इस समय पर अभी कहाँ पर हो और आपको किस तरीके के कोर्सेज को करना चाहिए। और उसके बाद अगर आपको ठीक लगता है तो आप वो कोर्सेज कर सकते हो। इनकेस अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो मैं डाउट्स आपको लेना चाहूँगा, प्लीज़ बताइए, कुछ भी पूछिए आप। सर कोई भी आपके डाउट्स हो आप मुझसे कुछ भी पूछ के चलिए, मतलब जितने मैं आंसर कर सकता हूँ मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा, पूछिए। अच्छा गनौली, मिस्टर गनौली सर, आई एम not aware that you can understand only English. I am so sorry for that. There might be a possibility in the near future we will organize a webinar that is totally in English, because right now my main concern is to target maximum audience and maximum audience can understand Hindi. Bollywood effect. सर कोई भी आपका डाउट है आप मुझसे पूछिए, मैं कोशिश करूँगा आंसर करने की। YouTube लिंक शेयर कीजिए। YouTube का लिंक आपको सर ने शेयर करा होगा, आपके पास ज़रूर होगा। सर आपका कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मतलब मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा अपनी समझ के हिसाब से, अगर मैं कर पाया तो। ओह लक्ष्मी प्रजापति मैम, सर किसी का कोई डाउट? अच्छा एक चैट मैसेज आया है, ओके यूट्यूब लिंक तो सबके पास आ गया, ठीक है। हाँ सर आ रहे, मैं आपको रिप्लाई भेजता हूँ सर। ठीक है, ऑनलाइन फैसिलिटी है क्या? हाँ जी, ये जो क्लासेस होंगी ये सारी की सारी आपके पास में ऑनलाइन है। एक ऑफलाइन बैच हम लोग मुंबई के अंदर इसका प्लान कर रहे हैं, एक ऑफलाइन बैच हम लोग दिल्ली के अंदर इसका प्लान कर रहे हैं, और जो क्लासेस है हमारे पास में ऑनलाइन का एक बैच तैयार कर रहे हैं। मतलब हम लोग 3 बैच स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब 2 अक्टूबर को हमारी पहली ऑनलाइन की क्लास है, मतलब कल हमारी 2 अक्टूबर को सबसे पहली क्लास है। तो वो लोग जो कल 2 अक्टूबर से हमारे को ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, मतलब और प्रॉपर मतलब आपको वही कोर्स दिया जाएगा जिस जगह से आप इसको स्टार्ट करना चाहते हो। MBA इन फाइनेंस, व्हाट आर द ऑप्शंस फर्दर दैट आई कैन डू? सर देखो मैं आपको समझाता हूँ कि आपने MBA इन फाइनेंस करना है, आपको ना मेरे हिसाब से मतलब देखिए मैं आपको मेरा आपको एक सजेशन है, मैं आप इसको बाकी मतलब ऐसा नहीं कि आप इसके हिसाब से काम ही करके चलें। देखिए अगर आप MBA इन फाइनेंस करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप इस समय पर आप अंडर ग्रेजुएट हैं या फिर ग्रेजुएशन आपकी मतलब पूरी होने वाली है या कर चुके हैं, बीच में आपने थोड़ा सा वक्त लिया, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप ना अच्छे से तैयारी करो,
किसी एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर कैट का एग्ज़ाम क्रैक कर जाने की। मतलब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा यार, MBA और शादी ना जीवन में 2 बार नहीं हो पाती। तो कुछ लोग कर लेते हैं MBA लाइफ में 2 बार, लेकिन MBA और शादी जीवन में आप 2 बार नहीं कर सकते। तो मतलब जब भी कभी आपने MBA करना हो तो आप ना बस ये सोच के चलो कि आप शादी कर रहे हो। तो शादी जब आप करोगे तो आप बहुत सोच समझ के करोगे ना। तो बस ये चीज़ दिमाग में रखो आप कि आपने अगर MBA करना है तो MBA करने के लिए आपको एक टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है, और कहीं ना कहीं आपके मन में इच्छा होती है यार कि आप ना एक अच्छी जगह से MBA करोगे तो फिर उसके बाद आप कहीं अपनी लाइफ में कुछ करोगे। देखिए मजबूरी में बात अलग है, लेकिन मतलब MBA अगर आप सच में इसमें फाइनेंस में आगे करना चाहते हो तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप ना 1 या 2 साल कैट के लिए दो, तैयारी करो अच्छे से, और किसी एक अच्छे मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के बाद में जिसमें आपने अपनी काबिलियत के दम पर एडमिशन लिया होगा, जहाँ पर मतलब हर कोई एडमिशन नहीं ले सकता, एक कॉम्पिटिशन को क्रॉस करके आपने एडमिशन लिया होगा, फिर आप देखो आपकी डिग्री की क्या वैल्यू होगी। और इन द मीन टाइम मतलब आप ये जो 3 कोर्सेज मैंने आपको बताए हैं, इन 3 कोर्सेज को करो, इनकी 3 साल की वैलिडिटी रहती है। और इसके साथ आप ना किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के पास, किसी रिसर्च एनालिस्ट के पास, किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास या किसी म्यूचुअल फंड की कंपनी के अंदर आप जाकर ना अपनी एक अप्रेंटिसशिप या अपने करियर के बारे में स्टार्ट करो कि आप इन चीज़ों को समझ पाओ, उनको सीख पाओ। जी सर, देखिए 2 अक्टूबर से हम लोगों ने बैच स्टार्ट कराए, तो कल 2 अक्टूबर को सबसे पहली क्लास है व्हाट इज एन IPO। अच्छा देखिए मित्र जी, बहुत अच्छी बात बोली। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप एग्जैक्टली एक ऐसी जगह पर हो जहाँ पर आप ना मार्केट को समझने में इंटरेस्टेड हो, लेकिन आप IPO को नहीं समझ पा रहे हैं। सर देखो बेसिकली क्या है, ये इनिशियल पब्लिक ऑफर, जैसे कि आप इसके नाम से जानते हो। अब एक कंपनी है जिस कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, जिसने इन्वेस्टर्स को अपनी कंपनी के अंदर बुलाना है, अपना एक स्टेक देकर चलना है, लेकिन वो ये चाहती है कि वैल्यूएशन ऐसे फेयर हो कि एक ही इन्वेस्टर के पास में कोई बड़ा स्टेक ना चला जाए। तो उस कंडीशन में वो क्या करती है, अपना एक इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आती है कि मतलब हम जो पैसा लेकर चलेंगे वो पब्लिक का लेकर चलेंगे। तो जो मतलब डाइवर्सिफिकेशन हमारे पास में होगा, हमारी कंपनी को एक फेयर वैल्यूएशन मिलकर चलेगी, और उस कंडीशन में हमारे शेयर किसी एक आदमी के पास में होगा ना, बहुत सारे लोगों के पास में होंगे, और इससे हमें फिर एक पब्लिसिटी भी मिल रही होगी कि हमारी कंपनी के बिजनेस के बारे में भी लोग जान रहे होंगे। तो ये होता है आपका इनिशियल पब्लिक ऑफर। मैं अपने कोर्सेज में इनको बहुत डिटेल में कवर करके चलता हूँ। अच्छा, टर्म की क्या ड्यूरेशन रहेगी? देखो जी, 3 कोर्सेज तीनों के तीनों अगर आप करके चलते हो तो हम इसके लिए 3 मंथ्स का टाइम लेके चल रहे हैं कि 3 मंथ्स का हमारे पास में टाइम रहेगा। प्रॉपर हम लोग मतलब ना हर एक बुक के मतलब हर कोर्स के कुछ टॉपिक्स को इकट्ठा करते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या है कि तीनों कोर्सेज के अंदर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कॉमन है। तो उससे रहता है कि हम आपको ना कुछ इस तरीके की स्टडी करा कर चलते हैं कि एक को आप कवर कर रहे होते हो तो एक का आपका रिवीजन भी चल रहा होता है। तो जब आप एक एग्जाम के लिए करते हो तो पहले आपने क्या करा, देखिए सबसे पहले आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जाम के लिए करना आसान है, क्योंकि 100 में से 50 क्वेश्चन है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर आपके इसमें इक्विटी डेरिवेटिव का एग्जाम क्लियर करना आसान है, क्योंकि आपको म्यूचुअल फंड की नॉलेज तो हो चुकी है। अब आपने थोड़ा सा और ज़्यादा सीखा, आप इक्विटी डेरिवेटिव सीख चुके हो, आप थोड़ा सा और ज़्यादा सीख चुके हो, अब आप क्या कहते हैं मर्चेंट बैंकिंग के एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो 3 मंथ्स का टाइम हम लोग इसके लिए लेके चल रहे हैं। फ्राइडे सैटरडे संडे हम इसकी क्लासेस लेके चला करेंगे जी। व्हाट आर द कॉस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग? देखिए उसफ जैन जी, मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अपने आप में, देखिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और मर्चेंट बैंकर में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। बस मर्चेंट बैंकर क्या करता है, ये वो बंदा है जो पैसे किसी और के लग रहे हैं और ले कोई और रहा है, और दोनों से कमीशन बीच में खा रहा है आपके पास में, पैसे इसके पास लगाने के लिए अपने नहीं है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक बड़ा टर्म है, हमारे इंडिया के अंदर भी बहुत ऐसी ऐसी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक बड़ा टर्म है, इसके पास लगाने के लिए अपना पैसा होता है और ये फंडिंग भी कर सकता है। से नॉट एबल टू फिगर आउट विच फाइनेंस फील्ड इज़ परफेक्ट फॉर मी? देखिए मेरे को ऐसा लगता है कि आपको मतलब एक बेसिक लेवल से शुरुआत करनी चाहिए, जहाँ से आप ना थोड़ा मतलब ना अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, अपने दोस्तों की इन्वेस्टमेंट्स को समझ पाओगे। कैसे समझ पाओगे? अगर आप एक म्यूचुअल फंड को समझोगे आप, तो मेरे हिसाब से आपको मतलब अगर आप इस कोर्स के अंदर हमारे आना चाहोगे तो आपको पहले ना म्यूचुअल फंड्स को समझना चाहिए। तो पहले आप म्यूचुअल फंड्स को समझो अच्छे से। म्यूचुअल फंड के को सीखने के बाद में म्यूचुअल फंड के इस एग्जाम को क्लियर करो, आपके अंदर सर्टिफिकेशन होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपको वैल्यूएशन मिलेगी। 100 में से 50 नंबर निकाले, लेकिन अगर आपके 60 आ गए तो आपको खुशी होगी, 60 के 70 आ गए, 80 आ गए, तो आप अपने आप को एक जगह देखोगे, और जहाँ आपके मन में एक स्पार्क पैदा होगा ना, तो कहीं आप रिलेट कर पाओगे। देखो सर, अभी मैं CFA के बारे में भी आपको बता दूं, सचिन उपाध्याय जी वन ऑफ द बेस्ट डिग्री है। 22 देशों के अंदर जाकर आप बड़े आराम से एक ना मतलब सिक्योरिटीज़ की इन्वेस्टमेंट की राय दे सकते हो, लेकिन इंडिया के अंदर नहीं।
मतलब इंडिया उन 22 देशों में नहीं आता कि CFA करने के बाद में सेबी आपको नोट दे देगा। मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि आपको एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का लाइसेंस यहाँ पे मिल पाएगा CFA के बिहाफ पर। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब CFA एक एडिशनल डिग्री आप मान के चलो, आपके प्रोफाइल के अंदर एक वैल्यू ऐड करके चलेगा, लेकिन आफ्टर MBA, मतलब MBA के बाद। और बहुत मजे से मेरे दोस्त ने जैसे कि 2 एग्जाम्स आपको CFA के क्लियर करने होते रहते हैं, मतलब बेसिकली 2 एग्जाम्स होते हैं, मतलब लेकिन उनके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अब CFA का लेवल 1 और लेवल 2 हो गया, तो लेवल 1 का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, लेवल 2 का एग्जाम में कई बार रह जाते हैं और उसमें काफ़ी वक्त को लगाते हैं। और मैं उनको ना एक ही सलाह शुरू से देके चलता हूँ कि अगर आप किसी CFA के अंडर काम करते समय पर अगर आप CFA का एग्जाम दोगे ना, तो आप ज़्यादा कामयाब रहोगे एज़ कम्पेयर टू आप CFA के एग्जाम को देने के बाद आप जॉब ढूंढ रहोगे, जो मुझे लगता है। तो किसी मतलब ना मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब कि आपको पहले ना किसी जगह से अपना फाइनेंस में करियर स्टार्ट करना चाहिए, और फिर उसके बाद में आपको जाना चाहिए सबसे पहले मतलब किसी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के पास में, मतलब इंटर्न्स के लिए वो आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं। वहाँ से आपके जॉब प्रोफाइल समझ में आना शुरू होता है, वो आपके जॉब को समझते हैं, आपको अपना इंटरेस्ट समझ में आना शुरू होता है, आप अपनी काबिलियत को साबित कर पाते हो। उनको भी हमेशा नए बंदों की तलाश रहती है कि यार कोई उनके साथ में आकर काम को बढ़े, क्योंकि वो उनके काम को संभालेगा तो वो किसी और काम को भी आगे संभालेंगे। यहाँ से आपके पास में आपको एक रास्ता मिलना शुरू होता है, तब CFA करना बेटर रहता है, वरना बहुत एक्सपेंसिव कोर्स है। MBA इन फाइनेंस वर्सेस एग्जीक्यूटिव MBA इन फाइनेंस, इफ़ यू कैन एक्सप्लेन देन। सर मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। सर देखो, एग्जीक्यूटिव MBA उन लोगों के लिए रहता है जो लोग इस समय पर कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, और अपनी जॉब में प्रमोशन के लिए या फिर एक किसी और कंपनी में जॉब करने के लिए वो एक ऐसी डिग्री की तलाश कर रहे हैं कि जिसके बाद में मतलब उनको एक अच्छी जॉब प्रोफाइल मिल सकती है, एक अच्छी जॉब मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता हो, तो वो जनरली जाते हैं एग्जीक्यूटिव MBA इन फाइनेंस में। आप खुद भी ये बात बहुत अच्छे से समझते हो कि एग्जीक्यूटिव MBA इन फाइनेंस के अंदर आप अपनी जो उनके पास पहले से नॉलेज है वो जाकर सिर्फ एक अपनी डिग्री अटेन करने के लिए इसको कर रहे होते हैं, मतलब कोई बहुत ज़्यादा इन डेप्थ उतरने के लिए, बहुत ज़्यादा जान लगाने के लिए नहीं कर रहे होते एज कम्पेयर टू वो बंदा जो MBA इन फाइनेंस मतलब फुल टाइम MBA कर रहा है और पूरा फोकस ही उसका केवल सीखने के ऊपर है। सो देर विल बी ऑफलाइन बिकॉज इट विल बी बेटर फॉर अस। सर बिल्कुल सर देखिए, ऑफलाइन सेशंस मैं आपसे बता रहा हूँ सर। देखो हम लोग ना जो बैच स्टार्ट करके चलना चाहते हैं, देखिए हम 2 ऑफलाइन बैच और 1 ऑनलाइन बैच स्टार्ट करना चाहते हैं। तो 2 ऑफलाइन बैचेस जो होंगे हमारे, देखिए अभी ऑफलाइन बैचेस का हम लोगों ने प्लान नहीं करा, हम ऑफलाइन बैचेस दिल्ली में और मुंबई में स्टार्ट करना चाहते हैं। और जो ऑनलाइन बैचेस हैं ये हम कल 2 अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऑफलाइन बैचेस के लिए हम आपकी क्वेरी ले लेंगे। जब कभी हम लोग आपके इसमें दिल्ली के अंदर स्टार्ट करेंगे या मुंबई के अंदर स्टार्ट करेंगे, तो हम आपको रिवर्ट कर देंगे कि आप बड़े आराम से आप उसको समझ पाओ, मतलब आप बड़े आराम से आप जाओ और जाकर आपने मतलब उस ऑफलाइन बैच को आप अटेंड कर पाओ, तो वो आपके पास इन्विटेशन पहुँच जाएगा। लेकिन जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं, कल 2 अक्टूबर सबसे पहली क्लास है, तो कल 2 अक्टूबर से हम लोग मर्चेंट बैंकिंग का, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का, इक्विटी डेरिवेटिव्स के तीनों का एक क्लब कोर्स हम लोग स्टार्ट करके चल रहे हैं। 3 मंथ्स का कोर्स है, 3 डिग्रीज के लिए हम मतलब 3 सर्टिफिकेशंस के लिए हम आपको तैयार करके चल रहे हैं। कल 2 अक्टूबर को सबसे पहली क्लास हम इसकी रख के चलेंगे, तो आप उसके लिए आप चाहो तो एनरोल हो सकते हो। अच्छा सर, आई वांट टू आस्क व्हाट अबाउट डू आफ्टर बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो देखिए, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए तो सबसे बढ़िया बात ये है कि ना अपना कुछ वक्त लगाओ, अच्छे से कैट की तैयारी करो, और कैट की तैयारी के करते करते कुछ अच्छे सर्टिफिकेशन इकट्ठे करो, और फिर उसके बाद में कैट का एग्ज़ाम क्लियर करके किसी अच्छे MBA कॉलेज में जाओ और वहाँ से MBA इन फाइनेंस करो। अगर तुम्हारा सच में स्टॉक मार्केट में जाने का इंटरेस्ट है, मतलब टॉप 20 स्कूल्स को टारगेट करो। टॉप 5 करंट कोर्सेज में आप देखो यार, सब ये तुमने मुझसे बड़ा अच्छा सवाल पूछा, तो 3 तो मैंने आपको बता दिए, 2 और बताता हूँ आपको। देखो, एक है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1 लेवल 2 का कोर्स होता है, बहुत हाई एंड का कोर्स होता है आपके पास में, मतलब कोई भी क्रैक करना बड़ा मुश्किल काम है। 200 पेज की तो टैक्सेशन है। मतलब जब आप इस कोर्स को कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1 और लेवल 2 को, तो आपकी तैयारी कुछ ऐसी चल रही होती है जो CA लेवल की तैयारी चल रही है, मतलब उसमें जो आपको क्लासेस भी मिलती है ना, तो कुछ इस लेवल की क्लासें मिलती हैं जैसे कि कोई CA की पढ़ाई कर रहा है। मतलब मेरे को भी इसमें जो मेरे स्टूडेंट्स रहे, तो कई तो स्टूडेंट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो मेरे स्टूडेंट इसके अंदर भी रहे, तो मतलब ना उस लेवल की उनकी तैयारी चल रही होती है, मतलब उनको करना होता है, मतलब कि हम उनकी लेवल के साथ कई बार तो मैच ही नहीं कर पाते, हमसे बहुत आगे होते हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1 लेवल 2 का एग्जाम होता है, इसका एक NISM का, और फिर एक एग्जाम होता है, एक रिसर्च एनालिस्ट का एग्जाम होता है। मतलब इस रिसर्च एनालिस्ट के एग्जाम को और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के एग्जाम्स को, ये 2 एग्जाम हैं सबसे डिफिकल्ट और ट्रिकी एग्जाम्स हैं आपके NISM के। तो ये टोटल 5 है। एक कैटेगरी जो थी वो जस्ट डायल की थी। मैं सच में आपकी काबिलियत की दाद देता हूँ, आप बहुत समझदार हो, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये जस्ट डायल की स्टोरी थी। वेरी गुड।
सर टेक्निकल एनालिस्ट बनने के लिए क्या करना चाहिए? यार देखो, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम ना सबसे पहले अपना एक करियर सिक्योर करो। ये सब तो जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं ये सब सेकेंडरी चीज़ है। मतलब इनके लिए जैसे देखो, बहुत सारे लोग ना अपना बहुत सारा ज़िंदगी का वक्त है स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट करने में लगा देते हैं। हमें स्टॉक मार्केट की प्रिडिक्शन से क्या मिल जाएगा यार? एनालाइज करना और प्रिडिक्ट करना दोनों में बड़ा फर्क है ना? तो हम में से मैक्सिमम लोग ना अपने प्रिडिक्शन में इसको एग्जाम करने में लगाते हैं। मैं गलत नहीं कह रहा उसको, पर ज़िंदगी के जिस समय पर हम अपना करियर बना सकते थे उस समय पर आप अपने आप को अंदाजे लगाने पर, स्पेकुलेशंस में अपना वक्त लगा रहे हो, तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल काम है और मतलब इसको अवॉइड करना चाहिए। बेसिकली इट्स लाइक ए क्रैश कोर्स। उत्सव जैन जी, आप ऐसा बिल्कुल मान सकते हो, लेकिन ये एक एक्सप्लेनेटरी कोर्स है जिसके अंदर हम आपको मतलब ना विद लाइव एग्जांपल्स में आपको समझा के चल रहा हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा के चल रहा हूँ, एक एक चीज़ मैं आपको बता के चल रहा हूँ, जिसके बिहाफ पर आप इन 3 एग्जाम्स को जब आप क्रैक कर आओगे तो आपके पास में मतलब इनके एग्जाम्स की नॉलेज भी होगी, इन एग्ज़ाम्स की सर्टिफिकेशंस को जब जब आप एग्ज़ाम देकर आओगे और आप वापस आओगे और आपके सर्टिफिकेशंस भी होंगी, तो कहीं ना कहीं मतलब आप अपनी ज़िंदगी में जहाँ पर आज हो ना इससे तो आगे होगे, इतना तो पक्का होगा। मतलब इससे तो आप आगे होगे, और तीनों एग्ज़ाम करने के बाद तो आप इस समझो 3 स्टेप आगे हो गए, है ना? तो आपकी लाइफ में 3 महीने आपकी लाइफ को 3 स्टेप आगे लेकर जाने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। काइंडली एक्सप्लेन मी, अप्रिशिएट योर हेल्प। सर, I do agree that it will be a very nice session if I start talking in English. But the thing is, I have delivered so many lectures in Hindi that the language of understanding and the language of explanation of mine is Hindi. मतलब fluently I can speak only Hindi. So it will be a mix of both. So I am currently in 2 year preparing for CAT 20 CAT. Okay, should I take the NISM certificate? This help me or not? सर देखिए अग्रवाल जी, इम्पॉर्टेंट बात ये कि देखो कैट का एग्ज़ाम आपको एमबीए में आपकी हेल्प करता है। ये जो एग्ज़ाम है आपका, ये एग्ज़ाम आपको किसी एक जगह से मतलब एक सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम है जो अगर आप किसी जगह पर अपनी एक एमबीए की डिग्री के बाद अगर आप जॉब के लिए पर अप्लाई करके चल रहे हो, जिन जगह पर सर्टिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है तो वो सर्टिफिकेशंस आपकी वहाँ हेल्प कर पाते हैं कि आपको इस चीज़ की नॉलेज भी है। तो मैंने आपसे कहा ना कि आपने सीएफए कर रखा है, तो सीएफए करने के बिहाफ पर अगर आप ये सोचोगे कि आप अगर मतलब कि किसी कंपनी के अंदर जाकर एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बन जाओगे तो नहीं बन सकते आप। आपने अगर एमबीए इन फाइनेंस कर रखा है और आपने सीएफए भी कर रखा है तो आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप समझ लो, तो मतलब मेन तो आपके लिए एमबीए इन फाइनेंस ही है, पर ये जो एग्जाम्स हैं ये एग्जाम्स आपको एक ना किसी लेवल पर आपको एंट्री दिलाने में हेल्पफुल रहते हैं। अच्छा, वैलिडिटी 3 साल की है, तो मेरे भाई जिस एग्ज़ाम को तुमने आज क्लियर करा है तो तुम्हें क्या लगता है कि मतलब जिसकी मतलब कि वो ये मान के चले कि 3 साल तक तो आपको ये नॉलेज है, तो 3 साल के अंदर तुम अपनी ज़िंदगी में इससे आगे की नॉलेज नहीं होगी क्या? तुम यहीं रुक के रह जाओगे? तो तुम 3 साल के बाद जब इस एग्ज़ाम को अगर दोबारा लिखने के लिए जाओगे तो तब तक तो तुमने इस एग्ज़ाम से बहुत आगे जा चुके होगे ना। आप एग्ज़ाम को दोबारा इस एग्ज़ाम को दे देना। अच्छा, आप सेम मैसेज को आपने 2-3 बार रिपीट कर दिया है जी। सर कोई भी आपके डाउट्स हो, मैं आपके सारे डाउट्स लेके चल रहा हूँ, इनकेस मतलब जितने भी मैं आंसर कर सकता हूँ। कोई भी आपके डाउट्स हो तो आप बता के चलिए। सर कोई और डाउट्स हैं किसी के? थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मतलब आपने मेरी इस प्रेजेंटेशन को सराहा, आपको मेरा प्रयास पसंद आया। मैं इसका तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू सर। कोई बात नहीं, अब आपने एनआईएसएम के एग्ज़ाम को कोशिश करना क्लियर कर लोगे यार, अब पक्का कर लोगे आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। वेलकम सर, पार्टिसिपेंट बाय। हमारे फाइनेंशियल कोर्स कोऑर्डिनेटर आपको रीच करेंगे।